भविष्य में अंतरिक्ष के अंदर से पृथ्वी पर एक ऐसा अनजान रेडियो सिग्नल ब्रॉडकास्ट किया गया जिससे चारों तरफ की इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट बंद हो जाते हैं। पृथ्वी पर तो पूरा ब्लैकआउट हो चुका था, लेकिन असली खतरे तो अभी आने बाकी हैं। इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है रिस नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो एक कमरे में मौजूद थी। वो कमरा तो बहुत ही ज्यादा अजीब था, जहाँ से बाहर निकलने का कोई दरवाजा ही नहीं होता। और तो और रिस ने ये नोटिस किया कि दीवार के ऊपर कई सारे टेलीफोन्स रखे गए हैं। जब रिस उन टेलीफोन्स के पास जाकर चेक करती है तो उसे ब्लैक टेलीफोन के ऊपर एक नंबर लिखा दिखाई देता है। वो जब उसी पेपर को उठाती है तो टेलीफोन रिंग करने लगा था। रिस तुरंत ही उस टेलीफोन में सुनती है तो पता चला कि दूसरी तरफ से कोई रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई दे रहा है। इस टेलीफोन में वो किसी फ्लश के बारे में बात कर रहे थे जो उसकी जान बचा सकता है। यानी ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि रिस किसी अनजान रीजन की वजह से यहाँ पर फंसी है। बेचारी रिस को कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए वो फोन नंबर को अलग अलग टेलीफोन पर डायल करने लगी। लेकिन दूसरी तरफ से वही रिकॉर्डेड मैसेज आता है फ्लश के बारे में। रिस तो इन्हीं सारी चीजों को बहुत बार ट्राई करने लगी कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, लेकिन अगले ही मोमेंट में उन सारे टेलीफोन्स के रिसीवर के अंदर से पानी निकलने लगा था। धीरे धीरे ये पानी टेलीफोन्स के रिसीवर से निकलता हुआ उस जगह पर भरने लगता है। अब यहाँ रिस ने जल्दी कुछ नहीं किया तो शायद वो डूबकर मर जाएगी, पर अचानक रिस की नजर ऊपर मौजूद एक टॉयलेट की तरफ जाती है। आखिरकार टॉयलेट ऊपर की तरफ क्यों बनाया गया था ये रिस को नहीं समझता, लेकिन वो इतना जान चुकी थी कि जिस तरीके से इस कमरे में पानी भर रहा है और रिसीवर से उसे आवाज सुनाई दी थी किसी फ्लश के बारे में, तो अगर रिस कैसे भी करके उस जगह पर जाकर फ्लश दबा दे तो ये पानी भी यहाँ से गायब हो सकता है। धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा था और रिस कैसे भी करके उस टॉयलेट के पास पहुंच जाती है, पर अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि उस टॉयलेट के पास फ्लश है ही नहीं। यानी विदाउट फ्लश के रिस पानी को यहाँ से नहीं निकाल सकती। तुरंत ही अब उसे एक फोन रिंग होता हुआ दिखाई देता है जिस पर ऑब्वियसली उसने नंबर डायल नहीं किया था। तो इसीलिए रिस अपना एक आखिरी लक ट्राई करने के लिए पानी के अंदर जाती है और उस टेलीफोन के अंदर नंबर डायल कर देती है। लकीली वो फोन ओपन हो चुका था और उसके अंदर एक फ्लश का टुकड़ा होता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए रिस ने उस फ्लश के टुकड़े को उठाया और ऊपर जाकर उस टॉयलेट पर लगा दिया। तुरंत ही फ्लश को प्रेस करने के बाद लकीली वो पूरा पानी वहाँ से निकलने लगा। धीरे धीरे उस जगह पर भरा हुआ पूरा पानी खत्म हो जाता है और रिस की जान बच जाती है। लेकिन इस तरीके से ये कौन सी दुनिया है जो कि उल्टी दिखाई दे रही है। तब जाकर एक रियलिटी सामने आई कि रिस एक सिमुलेशन में थी, यानी वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक वर्चुअल गेम खेल रही थी। वो सारी चीजें एक वर्चुअल दुनिया थी जिसमें रिस को एक खतरनाक टास्क कंप्लीट करना था। रिस तो एक बहुत ही एडवांस गेमिंग जोन में होती है जहाँ पर उसी की तरह कई सारे गेमर्स गेम खेलने आया करते थे। उस जगह पर तो बड़े बड़े गेम्स के टूर्नामेंट्स भी हो रहे होते हैं, पर फिलहाल के लिए रिस बहुत ज्यादा थक चुकी थी गेम खेलकर, इसीलिए वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाती है। रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए रिस ट्रैवल करते हुए अपने घर पर पहुंची जहाँ उसके फादर क्रिस उसका वेट कर रहे थे। ये बात बता दे कि रिस की मदर बहुत पहले मर चुकी थी और तब से वो अपने फादर क्रिस के साथ ही रहती है। पर अब कुछ समय के अंदर एक ऐसी घटना घटने वाली है जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया होगा। रिस तो अपने फादर क्रिस के साथ बैठकर बड़े मजे से खाना खा रही थी और वो एक दूसरे से पूरे दिन की सारी बातें शेयर भी किया करते। ये सबसे अच्छी पेरेंटिंग की निशानी है जहाँ पर बच्चा अपने पूरे दिन की एक्टिविटी अपने पेरेंट्स को बताता है। ऐसी चीजें अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दे तो वो बहुत ही अच्छे राह पर चलेंगे। ये एक पॉइंट हमें नोट कर लेना चाहिए और अभी से ही अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन अचानक एक अजीब तरीके की साउंड चारों तरफ फैल जाती है। इस साउंड के कारण पूरे शहर में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी थी वो सब एकदम बंद हो गई। इंटरनेट एकदम से ठप पड़ जाते हैं और चारों तरफ एकदम ब्लैकआउट हो चुका था। रिस तो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगी, लेकिन उसके फादर क्रिस ने कैसे भी करके लैंटर्न जला लिया और वहाँ पर थोड़ी रोशनी की। प्रॉब्लम की बात ये होती है कि शॉर्ट सर्किट के कारण रिस का एक कंप्यूटर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। ये उसका इकलौता कंप्यूटर होता है जिससे वो घर पर वीडियो गेम्स खेला करती, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि इस पर काफी सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। रिस तो काफी उदास होकर बैठी हुई थी क्योंकि उसे अपने दोस्तों के साथ गेमिंग जोन वापस जाना था। लेकिन उसका फादर क्रिस आकर उसे समझाता है कि कभी कभी हमें इन टेक्नोलॉजी वाली चीजों से भी दूर रहना चाहिए। क्रिस तो थोड़े साल पहले की बात बताने लगी कि कैसे जब ये टेक्नोलॉजीज नहीं हुआ करती थी तो इंसान एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहते और नेचर के साथ एकदम आगे बढ़ते। लेकिन जब से मॉडर्नाइजेशन और ये एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर आया है, इंसान एक दूसरे से बात ही नहीं करते। सारे फैमिली के बच्चे अपने अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। इनफैक्ट किसी को ये नहीं पता कि उनके नेबर में क्या चल रहा है या फिर उनकी सिटी में कौन सी चीजें नहीं हुई।
सिर्फ लोगों को सोशल मीडिया या फिर गेम्स के शौक लगे हुए हैं जो वो अपना पूरा दिन उसमें व्यतीत करते रहते हैं। अब यहाँ अपने फादर की बातें सुनकर रिस को भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इतने समय में उसने अपने फादर के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा कि वो ठीक है कि नहीं और उनकी हेल्थ कैसी है। रिस तो पढ़ाई खत्म करने के बाद निकल जाती गेमिंग पार्लर में और वहाँ पर जाकर बड़े मजे करती। ये बहुत समय बाद हो रहा था कि रिस अपने फादर के साथ एक सोफे पर बैठकर उनसे बहुत सारी बातें कर रही है। दोनों को बहुत अच्छा फील होता है और क्रिस ने उसे बहुत सारी कहानियां सुनाई। साथ में ही दोनों उसी सोफे पर बैठकर सो जाते हैं। अब अचानक मिडनाइट का समय आता है जहां उनकी वेयर हाउस से कुछ तो आवाजें आ रही थी। रिस जल्द से जल्द उन आवाजों को सुनकर तुरंत ही उठ गई। उसे देखना था कि आखिर ये कौन सी आवाज है, इसीलिए उसने अपने फादर को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया और वेयर हाउस की तरफ बढ़ने लगी। ये वेयर हाउस बहुत ही पुराना था जो उसके दादा फ्रैंक ने बनाया होता है। रिस के ग्रैंडफादर फ्रैंक अभी तक मरे नहीं है, लेकिन वो उनके साथ न रहते हुए पहाड़ियों में जाकर रहते हैं। रिस के पास तो अपने ही ग्रैंडफादर फ्रैंक द्वारा लिखी गई एक किताब भी होती है जिसका नाम रेडियो फ्लैश था। बात ये थी कि रिस के ग्रैंडफादर बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। वो खोज करते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और कई सारे मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में। उन्होंने कई सारे रिसर्च पेपर्स भी अप्लाई किए होते हैं जो आगे चलकर बहुत ज्यादा काम में आएंगे, लेकिन धीरे धीरे सभी उसके ग्रैंडफादर की रिसर्च को एकदम से भूलते चले गए। किसी को टेंशन ही नहीं थी और सभी लोग अपने मॉडर्नाइजेशन में बिजी थे। फिलहाल के लिए रिस उसी वेयर हाउस में चली जाती है जहां उसके ग्रैंडफादर की रिसर्च से रिलेटेड बहुत सारे सामान रखे गए थे, लेकिन कुछ तो रीजन होगा जिसमें कि उसके ग्रैंडफादर फ्रैंक उनके साथ ना रहते हुए पहाड़ी वाली इलाके पर रहते हैं। उन्हें ऐसा कुछ पता था जिसकी मॉडर्न सिविलाइजेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। सभी तो उसके ग्रैंडफादर को पागल भी कहने लगे थे क्योंकि वो कैसे भी टाइप की रिसर्च पेपर सभी के सामने रखते और ऑब्वियसली जो चीजें लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं उसे वो नकार ही देते थे। रिस तो अब तुरंत ही वेयर हाउस में आकर सामने की तरफ एक रेडियो को देखती है जो उसके ग्रैंडफादर का ही था, जो कि उन्होंने कई साल पहले बनाया था। फ्रैंक ने जानबूझकर ये रेडियो यहाँ पर रखा होता है ताकि उसके घर वाले को अगर उनसे कांटेक्ट करना हो तो वो इस रेडियो के माध्यम से कर सके, क्योंकि जिन पहाड़ी श्रृंखला में फ्रैंक रहते हैं वहाँ पर बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं होता और सिर्फ इसी रेडियो डिवाइस की मदद से उनसे कनेक्ट किया जा सकता था। तो इसीलिए रिस ने तुरंत ही एक बैटरी की मदद से उस रेडियो को ऑन किया। वो ये देखना चाहती थी कि आखिर ये काम कैसे करता है और अगर वो सच में काम करता है तो वो अपने ग्रैंडफादर से बात कर सकती है। रेडियो के ऊपर फ्रीक्वेंसी पहले से सेट थी जो उसके ग्रैंडफादर ने की होती है और रिस ने जब रेडियो को ऑन करके थोड़ी जांच पड़ताल की तो पता चला कि अगले ही मोमेंट में उसके ग्रैंडफादर की आवाज सुनाई देने लगी है। रिस इतने समय बाद अपने ग्रैंडफादर को सुनकर बहुत ही खुश हो रही थी। रिस तो उन्हें करंट सिचुएशन के बारे में समझाती है कि आखिर यहाँ पर पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, बट ये बात फ्रैंक को पहले से पता है और उन्होंने इस बात की प्रेडिक्शन कई साल पहले भी की थी। फ्रैंक तो अपनी ग्रैंड डॉटर को समझाता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक है जो कि अंतरिक्ष में से आ रहा है, वो भी बड़े पैमाने पर, लेकिन अभी भी इससे बड़ा खतरा आना बाकी है जिसमें इंसानी प्रजाति को बहुत नुकसान होगा। तो इसीलिए फ्रैंक अपनी ग्रैंड डॉटर को यही समझा रहा था कि तुम्हें यहाँ पहाड़ी श्रृंखला पर आना होगा। इस जगह पर मैंने सारे इंतजाम करके रखे हैं जिसमें कि टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के बावजूद भी वो यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तो फ्रैंक सिंपली रिस को यही समझा देता है कि तुम अपने फादर को लेकर जल्द से जल्द यहाँ आ जाओ। उनके पहाड़ी श्रृंखला तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक मैप भी दे दिया था अपनी ग्रैंड डॉटर को। एक वॉकी टॉकी भी होता है जो उनके रेंज में आने के बाद कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ एक रिस ही थी जिसे अपने ग्रैंडफादर की रिसर्च पर पूरा भरोसा था। सारी चीजें जो उन्होंने बताई वो उस पर बिलीव करके मान जाती है कि उन्हें ग्रैंडफादर के पास जाना होगा। सुबह होने के बाद रिस सीधा अपने फादर क्रिस के पास जाती है और उसे अपने ग्रैंडफादर द्वारा कही गई सारी बातें बताती है। रिस तो डायरेक्टली समझा रही थी कि हमें ग्रैंडफादर के पास उन पर्वत श्रृंखलाओं में जाना होगा अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि पृथ्वी पर हालात और भी ज्यादा बदतर होने वाले हैं। लेकिन जब क्रिस ने ये सारी बातें सुनी तो वो अपनी बेटी को समझाने लगता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर पागल हैं, उनकी बातों को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो हमें छोड़कर पहाड़ों में चले गए। यानी इससे ये क्लियर होता है कि क्रिस अपने फादर फ्रैंक को बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता। उसके ऊपर विश्वास करने के बजाय क्रिस तो बहुत सारी गलत बातें करने लगा। लेकिन रिस यहाँ पर जिद करने लग जाती है। वो अपने फादर को समझाने लगी कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक बार ग्रैंडफादर से बात करके देख लो। अब इतना ज्यादा जिद करने के बाद क्रिस आखिरकार मान जाता है और उस वेयर हाउस में आकर रेडियो से वो कनेक्ट करते हैं। इतने साल हो चुके थे लेकिन क्रिस ने अपने फादर फ्रैंक से बात तक नहीं की थी। ये एक अच्छा मोमेंट होता है जिसमें क्रिस अपने फादर की आवाज सुन रहा था। अब फ्रैंक अपने बेटे को भी सब समझा देता है कि ये सारी चीजें तुम ब्लैकआउट देख रहे हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कमाल है। सारी किरणें अंतरिक्ष और हानिकारक सूर्य की किरणों से आ रही हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन रेडिएशन की एक झटके ने पूरी इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी और इंटरनेट ठप कर दिया और आगे आने वाला समय तो इससे भी बदतर होने वाला है जिसमें वो हानिकारक किरणें इंसानों के शरीर पर भी हमला करेंगी। तो फ्रैंक अपने बेटे को यही समझा रहा था कि तुम रिस को लेकर यहाँ पर आ जाओ। इस जगह पर इतने साल रहने के बाद फ्रैंक ने कई सारी
सारी चीजें अवेलेबिलिटी करा दी है, यानी वो नेचुरल चीजों पर डिपेंडेंट हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाले। फ्रैंक ने अंदाजा भी लगा लिया था कि शहर में से पूरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, जितने भी रिसोर्सेज बचे हैं लोग उनके लिए झगड़ा करेंगे और एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। तो अगर रिस की जान बचानी है तो तुम दोनों को यहाँ पर आना ही होगा। इतनी डिटेल में सिनेरियो समझाने के बाद आखिरकार क्रिस मान जाता है। उसे ये लग रहा था कि अगर उसके फादर की बात गलत होगी तो वो वापस शहर में आ जाएंगे, पर फिलहाल के लिए उन्होंने मैप को फॉलो करके अपने ग्रैंडफादर के पास जाने का डिसाइड किया। फ्रैंक तो शहर से बहुत ही ज्यादा दूरी पर रहता था, पर्वत श्रृंखलाओं के एकदम टॉप पर। उसे ढूंढना तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल होने वाला होता है। फिर भी अब यहाँ रिस और क्रिस सारे सामान इकट्ठा करके अपनी कार में बैठते हैं और सीधा निकल पड़ते हैं शहर की तरफ। अब ब्लैकआउट हुए पूरे एक दिन बीत चुके थे और इसका असर लोगों पर दिखाई दे रहा था। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं और पुलिस ऑफिसर से झगड़ते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। चारों तरफ तो अफवाह ये भी फैल गई थी कि कोई दूसरा देश हम पर हमला करने वाला है, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स उन सभी को संभाल रहे थे कि तुम सभी को शांत रहना है, सारी चीजें जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी, गवर्नमेंट इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगी। अब यहाँ रिस और क्रिस पहुंच जाते हैं एक सुपर मार्केट में जहाँ उन्हें कुछ सामान लेने थे सर्वाइवल के लिए। बट जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो पता चला कि चारों तरफ लूट मची हुई है। सभी लोग रिसोर्सेज को जमा करके पहले से ही ज्यादा भर के रख रहे हैं ताकि आगे आने वाले समय में उनके परिवार खाते पीते रहे। इन्हीं चीजों के बीच कई लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और इसी तरीके की सेम कंडीशन फ्रैंक ने प्रेडिक्ट की थी, यानी वो सब कुछ सच हो रहा है। रिस और क्रिस ने थोड़े मोड़े रिसोर्सेज जमा कर लिए थे और उसे लेकर वो सभी कार के अंदर बैठकर शहर से दूर जाने लगे। जिन लोगों को भी इस बात का अंदाजा लग चुका था वो भी शहर से दूर जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में तो शहर में सरवाइव किया ही नहीं जा सकता। सड़कों और ब्रिजेस के ऊपर इतनी ज्यादा ट्रैफिक लग गए थे कि कई जगह पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कार्स को पास होने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तब जाकर कई सारे लोग ट्रैफिक में फंसी हुई कार को ठोकर मारकर आगे निकल जाते हैं और रास्ता क्लियर करते हैं। क्रिस को भी आगे बढ़ने का मौका मिल गया तो वो वहाँ से दूर निकल गए। अब सिर्फ उन्हें मैप को फॉलो करते हुए रास्ते पर आगे बढ़ना है और फ्रैंक की लोकेशन का पता लगाना है। रिस तो इस पूरे दिन से बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी और वो तो थकान के मारे वहीं पर सो जाती है। उसके फादर क्रिस की जिम्मेदारी थी कि वो कार चलाते रहे मैप को देखकर। अब कुछ घंटों बाद रिस ने जब अपनी आंखें खोली तो वो देखती है कि हम गलत रास्ते पर आ चुके हैं। मैप में जो रास्ता बताया गया था उसे हम बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरे रास्ते पर आ चुके हैं। रिस ने अपने फादर क्रिस को सही लोकेशन बताने की कोशिश तो की, पर क्रिस का ध्यान तभी सड़क पे से हट जाता है। तुरंत ही उनकी कार ऑफ रोड हो गई थी और डायरेक्टली जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। हालांकि इससे ज्यादा दोनों को चोट नहीं लगी, लेकिन देखने से लग रहा है कि उनकी कार खराब हो चुकी है। कार को तो हर जगह से डैमेजेस हुए थे और अभी भी वो फ्रैंक की लोकेशन तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज्यादा दूर थे। अब रिस और क्रिस ने डिसाइड किया कि खराब हुई कार इस तरीके से ठीक नहीं हो सकती, तो उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ेगा। दोनों अब निकल पड़े घने फॉरेस्ट के अंदर उसी लोकेशन को फॉलो करते हुए। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक दिखाया जा रहा था जो तब से अपने बेटे और ग्रैंड डॉटर का वेट कर रहा होता है। उसके अंदाजे के अनुसार अगर वो लोग निकल चुके हैं तो आज सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए फ्रैंक को काफी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। लेकिन फ्रैंक भी इस तरीके से बिना सोचे समझे उन्हें ढूंढने तो नहीं जा सकता, उसे वहीं पर वेट करना होगा उनके पहुंचने का। रिस और क्रिस तो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं उस घने फॉरेस्ट में, पर यहाँ हमें बाद में जाकर पता चला कि क्रिस को मल्टीपल जगहों पर चोटें लगी हुई है। क्रिस ने ये बात अपनी बेटी से इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो कमजोरी नहीं बनना चाहता, लेकिन रिस ने जब अपने फादर की बॉडी पर चेक किया तो उसे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी। कार में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी वजह से उसके फादर के रिब्स पर भी चोट लगी है, यानी उसके फादर को प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, नहीं तो उनकी हालत और ज्यादा खराब होती जाएगी। रिस कैसे भी करके अपने फादर को आगे लेकर जाती रहती है और उनकी स्पीड तो बहुत ही ज्यादा स्लो भी हो गई थी। पर अगर इस खतरनाक कंडीशन में कभी हम फंस जाएं और भी इस फॉरेस्ट के अंदर हमें कुछ बहुत ज्यादा चोट लग जाए और ब्लीडिंग हो रही हो, तो उसे रोकने और अच्छी तरीके से सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट द्वारा बताई गई सर्वाइवल टेक्निक का यूज करना चाहिए। इस सिचुएशन में सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए, जो कि है स्पाइडर्स वेब, यानी कि स्पाइडर के जाल जिसे पूरी तरीके से सुखा लेना है और उसी की मदद से जब हम अपने घाव पर लगाएंगे तो खून बहना बंद हो जाएगा। ये एक बहुत ही पुराना वे है जो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसके बाद आता है ट्री से निकलने वाली वो लिक्विड जो बहुत ही ज्यादा काम आती है। इसमें एक्सपर्ट्स ने पाइन ट्री और स्प्रूस ट्री का मेंशन किया है, जिनके हार्ड लिक्विड के अंदर माइल्ड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होते हैं। उसे अगर घाव पर लगा लिया जाए तो ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगी। या फिर दूसरा वे है येलो लीव्स, जिसे कि क्रश करके अच्छी तरीके से लगाने पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है। याद रहे उस घाव को किसी और चीज से नहीं पोंछना है, नहीं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ब्लड अच्छी तरीके से रुकने के बाद उसे अच्छी तरीके से बांध दिया जाना चाहिए, जिससे कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर उस पर अफेक्ट ना करे।
यानी इस टेक्निक की मदद से चोट लगने पर भी हम बच सकते हैं। पर अब रिस यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि क्रिस तो एकदम से चल ही नहीं पा रहा था। उसे तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई थी रिब्स के रीजन के यहाँ पर, और अब क्रिस कह रहा था कि तुम्हें किसी की मदद लानी होगी। रिस एकदम से घबराई हुई तुरंत ही भागते हुए चली गई और चारों तरफ आवाज देती है जिससे कोई सुन ले और यहाँ उसकी मदद करने आ जाए। कई देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार रिस को एक फार्म हाउस दिखाई दिया। वो सीधा फार्म हाउस के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। उस बूढ़े आदमी का नाम ट्रैश होता है जिसे वो तुरंत ही अपने फादर के पास लेकर आ गई। ट्रैश बहुत ही अच्छा था जिसने बिना सोचे समझे क्रिस की मदद की और उसका इलाज करने के लिए अपने फार्म हाउस में लेकर आ गया। खैर उस बूढ़े आदमी को जितना भी आता था उसने क्रिस की मरहम पट्टी कर दी थी, लेकिन अभी भी क्रिस को होश नहीं आ रहा होता। और जिस जगह पर वो लोग मौजूद है वहाँ से हॉस्पिटल काफी ज्यादा दूरी पर है। इंटरनेट और ना ही कोई कनेक्शन था जिससे वो किसी से कांटेक्ट कर सके। देखते ही देखते कई घंटों तक क्रिस तड़पता रहा और आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। रिस तो अपने फादर की मौत पर इतना ज्यादा रोने लगी क्योंकि ये कभी उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो दोनों तो निकले थे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन क्या अंदाजा था कि उसका फादर ही मर जाएगा। ट्रैश को तो रिस के लिए बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि इतनी छोटी उम्र में अपने फादर को खो देना काफी दर्दनाक होता है। कैसे भी करके उन्होंने क्रिस की डेड बॉडी को अच्छी तरीके से दफना दिया और आखिरकार उसका फ्यूनरल वहीं पर कर देते हैं। रिस अब पहले से और ज्यादा टूट चुकी थी और उसे कुछ समझ नहीं रहा था, इसीलिए अब ट्रैश ने इंसानियत के नाते ये डिसाइड किया कि वो उसके ग्रैंडफादर तक उसे पहुंचा कर आएगा। उसके पास एक कार थी जिसमें वो रिस को बिठाता है और मैप के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने लगता है। पता नहीं उस रास्ते में उन्हें किन की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अब वहाँ दूसरी तरफ फ्रैंक अपनी ग्रैंड डॉटर और अपने बेटे का वेट करता ही जा रहा था। उसे तो कुछ गड़बड़ लगने लगी कि आखिर इतने समय तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। बहुत सोचने के बाद उसने बाहर जाने का डिसाइड कर ही लिया। वो तो उस रास्ते से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है जहाँ से उसकी लोकेशन पर आ सकते हैं। ट्रैवल करते हुए फ्रैंक को एक कार दिखी जिसका एक्सीडेंट हो गया था। देखते ही वो समझ गया कि ये कार उसके बेटे की है और वो लोग जरूर यहाँ पर आए होंगे जिससे उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। फ्रैंक ने तो उस जगह पर एक कपड़ा भी देखा जिस पर खून लगा हुआ था। इससे उसे काफी डर लगने लगा कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। तुरंत ही फ्रैंक लगातार इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहाँ रिस उस बूढ़े आदमी के फार्म हाउस तक आई थी। अंदर देखकर आवाज लगाने पर भी कोई मौजूद नहीं होता क्योंकि ट्रैश तो पहले ही रिस को लेकर निकल गया है। वो दोनों मिलकर फ्रैंक को ढूंढ रहे हैं और फ्रैंक यहाँ पर आ चुका है। कोई भी आवाज ना देने के कारण जबरदस्ती फ्रैंक अंदर घुस गया और उसे तो सोफे के ऊपर कई ब्लड के धब्बे दिखाई देते हैं, यानी उसका शक कहीं न कहीं सही होता जा रहा था। वो जब बाहर की तरफ आता है तो फ्रैंक ने एक कॉफिन देखा। उस कॉफिन को बनाए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और फ्रैंक जब चारों तरफ देखता है तो वो तुरंत ही समझ गया कि ये उसका बेटा है। उसका बेटा क्रिस मारा जा चुका है। फ्रैंक बहुत दुखी हो गया, लेकिन उसे अपने ग्रैंड डॉटर को किसी भी हालत में बचाना था, तो अब फ्रैंक उसकी खोज में निकल पड़ा था। रिस तो अभी भी उस कार के अंदर ट्रैश के साथ मौजूद थी जो अपने ग्रैंडफादर की लोकेशन पर जा रही होती है। अचानक अब रास्ते में कोई तो आदमी उन्हें हाथ दिखा रहा था मदद के लिए। ट्रैश को इसमें कुछ गलत लगता है, इसीलिए उसने तुरंत ही रिस को पीछे वाले डब्बे में भेज दिया। वो अनजान आदमी ट्रैश से अंदर आकर कुछ तो बात कर रहा था और फिर अचानक गन निकालकर तुरंत ही ट्रैश को शूट कर दिया। रिस एकदम से डर जाती है और कोने में ही छुपी रह गई। उस अनजान आदमी ने ट्रैश की डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया और उसकी ट्रक को आगे लेकर बढ़ने लगा। यानी वो एक चोर था जो इसी तरीके से राह चलते हुए लोगों को मारकर उनकी प्रॉपर्टी हड़प लेता। अब वो आदमी सीधा उस ट्रक को लेकर एक ट्रैश वाले एरिया में आ जाता है जहाँ कई सारे कबाड़ पड़े हुए थे। रिस तो अभी भी ट्रक के पीछे वाले हिस्से में ही मौजूद थी और समझ नहीं पाती कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। अब वो अनजान आदमी जैसे ही बाहर निकला तभी हमें एक हंटर दिखाया जाता है। वो हंटर तो बहुत ही अजीब था और जैसे ही उसे कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो एक गन लेकर सामने आ गया। एक ही सेकंड के अंदर बिना सोचे उसने उस अनजान आदमी को शूट कर दिया था। अब रिस तो और ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो मौका देखकर वहाँ से भागने लगी। उस हंटर ने तो तुरंत ही रिस को देख लिया था और वो उसका भागकर पीछा करने लगा। बेचारी रिस ज्यादा दूर तक नहीं जा पाई और उस हंटर ने आखिरकार उसे पकड़ ही लिया। वो तो उसे अपने घर पर लेकर आ जाता है जो बहुत ही पुराना था। थोड़ी देर बाद जब रिस ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने एक डरावनी बुढ़िया मौजूद थी। वो बूढ़ी औरत यहाँ पर कई सालों से रह रहे और वो हंटर है, वो उसका बेटा है। उस बूढ़ी औरत ने रिस से ये कहा कि तुम मेरे इलाके में मौजूद थी और बिना परमिशन के हमारे इलाके में आना मतलब रूल्स को तोड़ना है और इसकी सजा रिस को मिलकर रहेगी। इसका आश्वासन वो बूढ़ी औरत दे रही थी। यानी ये बात क्लियर है कि रिस के साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। फ्रैंक जो कि अपनी ग्रैंड डॉटर को अभी भी ढूंढ रहा था, उसे तो ट्रैश की डेड बॉडी सड़क पर पड़ी हुई मिल गई थी और फ्रैंक इस आदमी को पहचान जाता है क्योंकि फार्म हाउस में उसने इस बूढ़े आदमी की फोटोग्राफ देखी थी। इससे फ्रैंक तुरंत ही समझ गया कि शायद उसकी ग्रैंड डॉटर की जान बहुत ही खतरे में है। तुरंत ही अब उसे जाकर बचाना होगा।
अब रिस जिसे कि किडनैप किया गया था उसके सामने वही पागल औरत और उसका बेटा मौजूद होता है। बूढ़ी औरत अपने फैमिली के बारे में बता रही थी कि ये मेरा बेटा बिली है और एक और छोटा लड़का है जिसका नाम क्विल था। वो बहुत ज्यादा शर्मीला है और अपने कमरे के अंदर ही मौजूद होता है। ये पूरा परिवार साइको था जो कि लोगों को इतनी बुरी तरीके से मार देते कि कोई सोच नहीं सकता। बट रिस यहाँ बहुत ही ज्यादा उदास होकर कहती है कि मेरे फादर अब मर चुके हैं, मुझे किसी भी हालत में अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचना है जो कि यहाँ से एक पहाड़ के ऊपर मौजूद है और उनकी लोकेशन भी उसके पास है। बट बूढ़ी औरत रिस की एक बात नहीं सुनती। उसने कह दिया कि तुम यहाँ से अब बिल्कुल भी नहीं जा सकती, तुमसे जब तक हमें कोई फायदा नहीं हो जाता तब तक तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। रिस के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी बूढ़ी औरत उससे बहुत बुरी तरीके से बात करती है और कह देती है कि तुम्हें हमेशा के लिए अब यहीं रहना होगा। उसे तो ऊपर की तरफ सोने के लिए कह दिया गया था। रिस बहुत ज्यादा डर रही थी, इसीलिए जैसा कहा गया वो ऊपर की तरफ चली जाती है। अब देखते ही देखते काफी रात हो गई, पर रिस को यही था कि वो यहाँ से बाहर निकलकर भाग जाए। सभी लोग सोए हुए थे तो इसीलिए रिस ने एक अच्छा मौका देखते हुए वहाँ से उठ खड़ी हुई और दरवाजे की चाबियां लेकर दरवाजा ओपन कर देती है। तुरंत ही रिस अब बहुत जोर से दूर भागने लगी थी। बट ऑब्वियसली इस बात का पता उस बूढ़ी औरत को चल चुका था। उसने अपने शिकारी बेटे को भेज दिया उसे पकड़ने के लिए। तुरंत ही उसका बेटा बिली बहुत जोर से भागता है और आखिरकार रिस को पकड़ ही लेता है। रिस को उसने सबसे पहले बेहोश कर दिया और एक कपड़े के अंदर बांधकर लटका दिया था। यानी बूढ़ी औरत की पूरी फैमिली किसी इंसान पर रहम नहीं दिखाती। सजा के तौर पर बिली ने रिस को रात भर वैसे ही लटकने के लिए छोड़ दिया और उसे बिना खाना पानी के तड़पने दिया। पता नहीं बेचारी रिस ये सारी चीजें सरवाइव कर भी पाएगी कि नहीं। अचानक थोड़ी देर में पता चला कि वहाँ पर ठीक नीचे एक भालू आ चुका है जो कि रिस को खाने की कोशिश कर रहा है। उसके बहुत ज्यादा नुकीले नाखून किसी भी इंसान की बॉडी को चीर सकते थे, लेकिन बिली उस जगह पर मौजूद था जिसे इन सारी चीजों की आदत होती है। उसने एक्चुअल में रिस को चारा बनाया था ताकि वो भालू को पकड़ सके। तुरंत ही उस भालू को गोली मारकर उसने उसे खत्म कर दिया। उसके बाद बिली रिस को नीचे उतारता है और उसे लेकर अपने कमरे में बंद कर देता है। रिस को तो उन्होंने कई दिनों तक उसी जगह पर कैद किया था और खाने के लिए भी बहुत कम सामान देते थे। अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि क्यों उसके ग्रैंडफादर कहते थे कि नेचुरल चीजें ही हमें सरवाइव कर सकती हैं। देखते ही देखते यहाँ पूरे हफ्ते बीत गए, लेकिन रिस को बचाने के लिए कोई नहीं आया। अब रात के समय जब एक बार वो बूढ़ी औरत रिस को बाहर निकालती है और उसे ऑफर देती है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, लेकिन इसके बदले तुम्हें बिली की वाइफ बनकर हमारे साथ रहना होगा। रिस ने जैसे ही ये सुना वो इस बात के लिए नकार देती है, क्योंकि वो इस पागल घराने में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहती। इस बात से गुस्सा होकर तो रिस को वापस से कमरे में बंद कर दिया गया। अब पता नहीं रिस को और कितना वेट करना पड़ेगा यहाँ से बाहर निकलने का। अचानक अब उस घर के पास एक लड़का आता है जो बहुत ही शर्मीला था। वो रिस को देख रहा होता है और बाद में पता चला कि ये उनका दूसरा बेटा क्विल है जो हमेशा कमरे में मौजूद होता था। क्विल अपने फैमिली मेंबर्स जैसा साइको नहीं होता। वो भी चाहता था कि रिस कैसे भी करके यहाँ से आजाद हो जाए और बाहर निकले। तो जल्द से जल्द क्विल ने वहाँ का दरवाजा ओपन किया और बहुत बारीकी से रिस को लेकर वहाँ से भाग गया। यानी क्विल भी अपनी फैमिली में नहीं रहना चाहता था। अब थोड़ी देर बाद जब ये सारी चीजें बिली को पता चली तो वो गन लेकर सीधा उनका पीछा कर रहा होता है। बिली एक शिकारी होता है तो उसे अंदाजा था कि ये लोग कहाँ गए होंगे। क्विल और रिस तो लगातार आगे बढ़ते जाते हैं और वो कुछ बैरीज खिला रहा था रिस को ताकि वो बहुत ज्यादा कमजोर ना हो जाए। लेकिन क्विल को पता था कि उसका भाई उन्हें ढूंढने के लिए जरूर आएगा और ऐसा होता भी है। बिली ने तुरंत ही अपनी गन की मदद से उन पर शूट करना स्टार्ट कर दिया। रिस और क्विल तो कैसे भी एक बड़े से पेड़ के तने के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ते हैं और एक काफी गहरी खाई पार करते हैं। रिस ने तो एक बार क्विल के गिरने से जान भी बचाई थी, बट अब उन्हें गोलियों से बचना होगा जो बिली लगातार फायर करते जा रहा था। दोनों ट्रेवल करते हुए पानी वाले इलाके पर पहुंचते हैं। बिली भी उस जगह पर ही मौजूद था, लेकिन क्रिस और क्विल ने एक बहुत ही अच्छी तरकीब अपनाई। उन दोनों ने अपनी पूरी बॉडी पानी के अंदर डुबा ली थी बिना कोई आवाज किए। पर ऑब्वियसली बिली को ये बात पता चल गई और वो हमला करने आ गया। क्विल तो यहाँ रिस को कुछ होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो अपने भाई को रोकने चला जाता है। दोनों में अब काफी ज्यादा झगड़े होने लगे थे, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। वो गन तो अब रिस के पास आ गई थी और रिस उसे उठाने की कोशिश करती है। बट ये नॉर्मल बात थी कि रिस को इन चीजों को चलाना नहीं आता था और वो इस चीज से किसी इंसान की जान तो ले ही नहीं सकती। बट दिखाया जाता है कि बिली अपने भाई क्विल को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। अब इस प्रोसेस में क्विल को बचाने के लिए रिस ने आखिरकार अपनी गन उठा ही ली। वो तो तुरंत ही बिली के ऊपर पॉइंट तो कर देती है और तभी एक गन शॉट की आवाज आई। गोली सीधा बिली को लग गई थी और वो वहीं पर गिरकर मर गया। लेकिन ये गोली एक्चुअल में रिस ने नहीं बल्कि उसके ग्रैंडफादर फ्रैंक ने चलाई थी, जो उस जगह पर पहुंच गया होता है। फ्रैंक अपने ग्रैंड डॉटर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। यानी अब फ्रैंक उन दोनों को बचाकर अपने घर पर लेकर जा सकते हैं। कुछ समय बाद का मोमेंट दिखाया गया जहाँ पर रिस अपने ग्रैंडफादर के साथ उसी फार्म हाउस में थी। यानी वो पर्वत श्रृंखलाओं के एकदम बीच होते हैं जहाँ सब कुछ नेचुरल चीजों पर ही डिपेंडेंट था।
बाहर सिटी की तरफ क्या हो रहा है उन्हें उससे कुछ मतलब नहीं। क्विल भी अब काफी ठीक हो चुका था, जो कि अब एक न्यूज देता है। धीरे धीरे पता चलने लगा कि इंटरनेट वापस से रिस्टोर हो रहा है, यानी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट अब्रेस को अपने ग्रैंडफादर के पास ही रहना था। उसकी लाइफ में अब बचा ही कौन है। इससे इतना तो पता चल जाता है कि जिन नेचुरल चीजों से हमारा जन्म हुआ वही अंत में हमें बचाएंगी और सर्वाइवल का कारण बनेंगी। इसके साथ ही हमारी ये मजेदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।